नमस्कार दोस्तों, मैं तासा डेजी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। आप इसी तरह से अपना प्यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बना के रखिएगा। आप मेरा फेसबुक तासा दी प्रेरणा और मेरा इंस्टा तासा डेजी के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। रेलगाड़ी का भूत के पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि राजपाल देशराज एडिटर को अभी इस खबर को छापने के लिए मना कर देता है और उससे बातें करने के बाद वो होटल की रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वहाँ पर पूछता है कि कहीं पर गोताखोरी की पोशाक मिली। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि राजापुर में नहीं लेकिन दारागंज में गोताखोरी की पोशाक मिल सकती है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो रात। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़कड़ाकर चमक रही थी। तूफान आने वाला था। दारागंज के 80 वर्षीय स्टेशन मास्टर जनार्दन बाबू ने अतीत की यादों में खोते हुए कहा। अगली सुबह राजपाल दारागंज पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि अगर उस जमाने का कोई स्टेशन का कर्मचारी मिल जाए तो उससे प्राप्त जानकारी शायद उसकी खोज में सहायक हो सकती है। पूछताछ करने पर उसे खुद रिटायर्ड स्टेशन मास्टर जनार्दन बाबू का पता लग गया और वो अब उनके कमरे में बैठा उस रात की घटना के बारे में सुन रहा था। गाड़ी रवाना हुई तो जान में जान आई। तब तक की सारी घटना का विवरण देने के बाद जनार्दन बाबू ने राजपाल से कहा। क्यों? राजपाल ने प्रश्न किया। कोई खतरा महसूस कर रहे थे क्या आप? अरे साहब, यही क्या अपने आप में कम खतरा था कि इतना बड़ा जनरल आपके स्टेशन पर मौजूद है। वो जमाना आज का जमाना नहीं था साहब। कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। बड़ा डिसिप्लिन था हमारे जमाने में। अगर कोई बड़ा अफसर आ जाता था तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। और फिर इतना बड़ा अंग्रेज अफसर, वो भी फौज का। अचानक ही ऊपर से ये खबर आई कि गाड़ी में जनरल क्राफोर्ड का डिब्बा लगा दिया गया है और उसे विशेष प्राथमिकता दी जाए। और लो साहब, बन गई पैसेंजर गाड़ी एक्सप्रेस की भी बाप। इलाके के सारे स्टेशन मास्टर अलर्ट हो गए। उस गाड़ी में जनरल का डिब्बा यहीं दारागंज से जोड़ा गया था? पूछा राजपाल ने। जी नहीं, किसी पिछले धर्मपुर या रहमतपुर में जोड़ा गया था शायद। इस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा कि दोनों में से कहां से जोड़ा गया था, मगर जुड़ा इन्हीं दोनों स्टेशंस में से किसी एक से गया था। वैसे गाड़ी कितनी लंबी थी? शायद 5-6 डिब्बे थे उसमें, जनार्दन बाबू ने बताया। उस समय गाड़ियां ज्यादा लंबी नहीं हुआ करती थीं। न ही इंजन इतने शक्तिशाली होते थे कि ज्यादा लंबी गाड़ियों को खींच सकें। आज के जमाने के देखकर तो लगता है कि उस जमाने की रेलगाड़ियां बैलगाड़ियां थी। हाँ, कुछ बड़ी और शक्तिशाली इंजनों वाली रेलगाड़ियां भी चला करती थीं, लेकिन वे किसी खास और बड़े रूटों पर ही चला करती थीं। और वैसे भी जनरल का डिब्बा जोड़ने के कारण कुछ मालवाहक डिब्बे काट दिए गए थे। गाड़ी रवाना होने के बाद क्या हुआ? फिर से पूछा राजपाल ने। मैं टिकट बाबू के साथ स्टेशन की इमारत में पहुंचा। चाय पीने का इरादा था, लेकिन जैसे ही अलीगंज स्टेशन से पुल के टूटे हुए होने की खबर आई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी आउटर सिग्नल को पार करके निकल चुकी थी। मैंने राजापुर स्टेशन खबर भेजी कि गाड़ी रोककर पुल की जांच कर ली जाए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। राजापुर स्टेशन में न जाने कहां से एक नकाबपोश घुस आया और गाड़ी को रोका न जा सका। सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ 12 रुपए 36 पैसे की मामूली सी रकम के कारण। राजपाल ने कुछ और भी सवाल किए। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए, यहाँ गोताखोरी की पोशाक कहाँ मिल जाएगी? मेरे ख्याल से बाजार में तो नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ एक यूथ क्लब है, उनसे पता कीजिए, शायद वहां मिल जाए। राजपाल यूथ क्लब गया। वहां से गोताखोरी की पोशाक और सिलेंडर तो उसे मिल ही गया, किंतु उन्हें हासिल करने के लिए जमानत के रूप में
एक मोटी रकम देनी पड़ी उसे। राजापुर वापस लौटते समय शाम हो गई थी। गोताखोरी की पोशाक और सिलेंडर अपने होटल के कमरे में रखकर वो सीधा शिवेन वैद्य के मकान पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उर्मिला ने दरवाजा खोला। बाहरी रोशनी का प्रकाश कुछ इस कोण से उसके चेहरे पर पड़ रहा था कि वो चांद की तरह चमक उठा था। लाल होठों के बीच में दबी रोश की कुपित रेखा उसे कुछ ऐसा आकर्षण प्रदान कर रही थी कि राजपाल का दिल चलायमान हो उठा और उसकी इच्छा हुई कि उसके इस चंद्रमुखी से चेहरे को बाहों में भरकर चूम ले। वैद्य जी हैं? अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखते हुए पूछा राजपाल ने। दिन भर कहाँ रहे? गुस्से के स्वर में उर्मिला ने पूछा राजपाल से। काम से गया था। कहाँ गए थे काम से? अरे वाह, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरी विवाहिता पत्नी हो। धत! लज्जा से एकदम लाल हो गया उसका चेहरा और नीचे झुकाते हुए उर्मिला बोली, मालूम है बाबू दिन भर परेशान रहे तुम्हारे कारण। कह रहे थे कि न जाने बिना सुने बिना कहे कहाँ चले गए। अंदर बैठे अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। वो परेशान रहे या तुम? मैं भी। दरवाजे की एक ओर हटते हुए वो धीरे से बुदबुदाई। वो भीतर जाने के लिए प्रविष्ट हुआ तो उर्मिला ने आदेश दिया, और हाँ, आज खाना खाकर ही जाना होगा। जो हुक्म, उसने बड़े नाटकीय ढंग से सर झुकाकर बोल दिया। शिवेन वैद्य के कमरे में पहुंचकर राजपाल बोला, आज दवा खाना काफी जल्दी बंद कर दिया आपने? हाँ, आज कुछ मरीज भी कम थे और मेरा मन कुछ उचाट सा था। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे होटल में जाकर पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में कि कहाँ गए हो। सुबह सुबह दारागंज चला गया था मैं। एक खाली कुर्सी पर बैठता हुआ राजपाल बोला। वो क्यों? गया था तो किसी काम से, लेकिन वहां पुराने स्टेशन मास्टर जनार्दन बाबू से मुलाकात हो गई। ओह, उनसे काफी देर तक बातचीत होती रही मेरी। राजपाल ने जनार्दन बाबू के साथ हुई अपनी बातचीत का विवरण देने के बाद कहा, राजापुर के लिए रवाना होने के बाद गाड़ी अंतिम बार उसी स्टेशन पर रुकी थी। हाँ, शिवेन वैद्य ने एक निश्वास के साथ कहा। उसके बाद अगर वो रोक ली गई होती तो फिर ये भयानक दुर्घटना क्यों होती? लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम दारागंज करने क्या गए थे। गोताखोरी की पोशाक लेने गया था मैं। गोताखोरी की पोशाक? उसका क्या करोगे? कल सुबह नदी का निरीक्षण करूंगा। उस ट्रेन के अवशेषों की तलाश में? कोई फायदा नहीं, कहा शिवेन वैद्य ने। क्यों? पूछा राजपाल ने। तुम क्या समझते हो कि ये काम पहले नहीं किया गया होगा? शिवेन वैद्य बोला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि दुर्घटना के बाद सरकारी आदमियों ने पूरी नदी को मत दिया था, मगर कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी गाहे बगाहे लोग रेल के अवशेषों की तलाश करते रहते हैं, मगर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। मुझे शायद मिल जाए, राजपाल ने बहुत विश्वास के साथ कहा। वो कैसे? कल रात मेरे एडिटर ने मुझे बताया था कि उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट से बात की है और वो स्पेशलिस्ट कल यहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहा है। उससे क्या बात की थी? उसी दुर्घटना के बारे में कि आखिर ट्रेन के अवशेष क्यों नहीं मिले, और स्पेशलिस्ट ने इसकी क्या वजह बताई? स्पेशलिस्ट ने तो अपना सिर्फ अनुमान ही बताया है, लेकिन मुझे उसका अनुमान बिल्कुल सही और सटीक लगता है। मगर उसने बताया क्या? पूछा शिवेन वैद्य ने। यही कि अगर पुल के निकट नदी का तल दलदली और पोला हो तो पुल से गिरते समय ट्रेन अपनी गति और वजन के दबाव के कारण उसमें जड़ तक समा सकती है। उस हालत में कोई अवशेष मिलने का सवाल ही नहीं है। तर्क तो जोरदार दिया है उसने। ये तर्क नहीं बल्कि ठोस तथ्य है। इस बात का अभी पता लगा लेते हैं कि नदी का तल पोला है या नहीं। शिवेन वैद्य ने झटके से उठते हुए कहा। मगर कैसे?
आओ तो सही। उन लोगों को कहीं जाता देखकर उर्मिला रसोई घर से निकलती हुई बोली, आप लोग किधर चले? अभी लौट कर आते हैं। इन्हें भी साथ लेकर आइएगा, खाना बनाया है इनके लिए भी बापू। सुन लिया तुमने? शिवेन वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लौट कर यहीं आना है, तुम्हारे लिए भी खाना बना है। राजपाल सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। बड़े भाग जो वैद्य जी के चरण इस गरीब के झोपड़े में पड़े। रशीद मल्लाह ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ये एक अखबार की तरफ से यहाँ आए हैं और 45 साल पहले हुई उस रेल दुर्घटना के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मैं भला क्या जानकारी दे पाऊंगा? रशीद मल्लाह ने कहा, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, अब्बा कुछ बता सकते थे, लेकिन वे अब तो जन्नत नशीन हो चुके हैं। मगर इस नदी के बारे में तो तुमसे बड़ा जानकार इस इलाके में और कोई नहीं है। नदी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? राजपाल ने उसे बताया। सुनकर दृढ़ता पूर्वक इनकार में सिर हिलाते हुए रशीद मल्लाह ने कहा, नहीं साहब, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नदी का तल न तो दलदली है और न ही पोला, न मीलों दूर तक इधर न मीलों दूर तक उधर। लौटते में शिवेन वैद्य ने कहा, तुम्हारे उस स्पेशलिस्ट का ये तर्क तो यहीं धराशायी हो गया। इस बेचारे मल्लाह की बात पर क्या यकीन किया जाए? मैं कल सुबह खुद इस बात की जांच करूंगा। और तुम्हें इस विषय की कितनी जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, लेकिन खोपड़ी में तो इस मल्लाह से ज्यादा ही जानकारी रखता हूं मैं। उत्तर में शिवेन वैद्य मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बात इस मल्लाह की ही सच निकलेगी। चलिए, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो जरा रेलवे लाइन पर टहल आएं। खाना खाने के बाद राजपाल ने प्रस्ताव रखा शिवेन वैद्य के आगे। चलो। शिवेन वैद्य तुरंत तैयार होते हुए बोला, इस बहाने से खाना भी हजम हो जाएगा। उर्मिला को भी साथ ले चलें? लेकिन उर्मिला ने तो अभी खाना भी नहीं खाया। खाना खाने में कितनी देर लगेगी? राजपाल बोला। फिर उर्मिला की ओर देखकर बोला, तुम खाना खाकर आ जाना, हम पिछले दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर रात की ठंडी हवा में वे उर्मिला के आने का इंतजार करने लगे। तुम सिर्फ टहलना चाहते हो या कोई विशेष प्रयोजन है? आखिर शिवेन वैद्य ने पूछ ही लिया। प्रयोजन तो कुछ विशेष ही है। क्या? वही अपने नकाबपोश दादा वाला। मतलब? जैसा कि आपने कहा था कि दादा का उद्देश्य सेफ लूटना नहीं था, लेकिन अगर सेफ लूटना दादा का उद्देश्य नहीं था तो फिर क्या उद्देश्य था? दूसरा उद्देश्य तो साफ है कि वो एक क्रांतिकारी था और जनरल क्राफोर्ड के पीछे पड़ा था। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? कोई ठोस कारण मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे ये लगता है कि ये बात सही नहीं थी। ये बात सही नहीं थी तो फिर क्या बात थी? ये मैं नहीं जानता। इस सवाल को मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। जवाब ढूंढने के लिए स्टेशन की इमारत में भी गया था, मगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और अब फिर उसका जवाब ढूंढने के लिए वहां जाना चाहते हो? कोशिश तो यही है, लेकिन उर्मिला उसमें क्या सहायता कर पाएगी? दरअसल मैं चाहता हूं कि हम 3 जने वहां जाएं। वो क्यों? उस रात वहां 3 जने ही मौजूद थे। एक तो स्टेशन मास्टर साहब, दूसरा सिग्नल मैन रामदेव और तीसरा मेरा नकाबपोश दादा। मेरा ख्याल है कि अगर हम तीनों उस रात के नाटक को दोहराने का प्रयत्न करें तो शायद हमें कोई जवाब हासिल करने में कामयाबी मिल जाए। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि उर्मिला भी आ गई। शिवेन वैद्य ने उसे भीतर से टॉर्च लाने के लिए कहा। फिर राजपाल बोला, वहां तो रोशनी होगी नहीं, इसलिए टॉर्च तो ले ही चलते हैं। कुछ देर के बाद वे तीनों रेलवे ट्रैक से होते हुए स्टेशन की इमारत में पहुंच गए। अब क्या करना है? शिवेन वैद्य ने खंडहर इमारत में टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए पूछा। पहले तो इस टॉर्च को जलाकर हम खिड़की में रख देते हैं। अब हम कैरेक्टर के आगे से आदर सूचक शब्द हटा देते हैं, क्योंकि वे बात को समझने में रुकावट डाल सकते हैं। आप हैं स्टेशन मास्टर और उर्मिला सिग्नल मैन रामदेव।
उस वक्त क्या बातें हुई होंगी ये तो हमें नहीं मालूम, तो उन्हें कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ होगा हम बस उसी की कल्पना करते हुए नाटक को दोहराने की कोशिश करेंगे। स्टेशन मास्टर को पुल टूटा हुआ होने की सूचना मिलती है। वो रामदेव को सिग्नल अप करने का आदेश देता है। सिग्नल मैन जाने को होता है तो नकाबपोश इस दरवाजे के भीतर से घुसता है, पिस्तौल लिए हुए। इस तरह राजपाल दरवाजे तक जाता है और पेन को पिस्तौल की तरह हाथ में पकड़े हुए वापस कमरे में आता हुआ कहता है, इस पेन को आप पिस्तौल ही समझें। वो सेफ लूटने की धमकी देता है। वे लोग उसे पुल टूटा होने के बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनता वो। स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए आतुर हैं। सिग्नल मैन नकाबपोश के पिस्तौल की उपेक्षा करके बाहर जाने को होता है। तुम दरवाजे की ओर बढ़ो उर्मिला। नकाबपोश फायर करता है। गोली सिग्नल मैन के कूल्हे में लगती है और वो गिर पड़ता है। सवाल ये कि गोली नकाबपोश ने उसके कूल्हे में क्यों मारी? मतलब? शिवेन वैद्य ने चौंक कर पूछा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि नकाबपोश ने किसी अन्य स्थान पर गोली मारने की बजाय उसके कूल्हे में गोली क्यों मारी? अगर वो सिग्नल मैन को जान से मार देता तो विरोध ही खत्म हो जाता और निपटने के लिए सिर्फ स्टेशन मास्टर ही रह जाता। जाहिर है कि वो उसे जान से मारना नहीं चाहते थे। जवाब उर्मिला ने दिया। बिल्कुल ठीक, राजपाल सिर हिलाता हुआ बोला। वो उसे जान से मारना नहीं चाहता था, न सिग्नल मैन को और न ही स्टेशन मास्टर को। जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके मुताबिक गाड़ी स्टेशन की ओर आ रही थी। रामदेव के गिरने पर स्टेशन मास्टर ने चाबी नकाबपोश की ओर फेंक दी थी और गाड़ी को रोकने के लिए बाहर जाना चाहता था वो कि तभी नकाबपोश ने उसके सिर पर पिस्तौल के दस्ते से चोट की। आखिर क्यों? उसने उन दोनों को ही गोली मारकर खत्म क्यों नहीं कर दिया? तुम उत्तेजना में एक बात भूल रहे हो नौजवान, शिवेन वैद्य ने कहा। वो नकाबपोश एक क्रांतिकारी था, कोई साधारण लुटेरा या हत्यारा नहीं जो यूं ही लोगों की हत्या कर दे। जिस आदमी को गाड़ी में सवार सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं थी, वो भला 2 जिंदगियों के बारे में क्या सोचता? शिवेन वैद्य के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये बात तो साबित हो जाती है कि पिस्तौल पास में होने के बावजूद भी उसने उन दोनों को मारा नहीं, उर्मिला बोली, जबकि मार सकते थे। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, उलझन भरे स्वर में राजपाल ने कहा। जब उन दोनों को बड़े आराम से मारा जा सकता था तो उस नकाबपोश ने उन्हें क्यों नहीं मारा? ये तो एक मूर्खतापूर्ण सवाल है जिसका जवाब तुम हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, शिवेन वैद्य ने उपेक्षा से बोला। आखिर तुम इस तथ्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा दादा एक क्रांतिकारी था, कोई मामूली चोर, डाकू या हत्यारा नहीं जो नाहक ही लोगों की जान लेता फिरे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस वक्त वो मेरा दादा नहीं बल्कि एक नकाबपोश है और इस वक्त हम ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सब उसने किया क्यों। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि उस गाड़ी में एक अंग्रेज जनरल क्राफोर्ड भी सफर कर रहा था और वह नहीं। राजपाल उसकी बात को जोरदार आवाज में काटता हुआ बोला। वो सेफ लूटना चाहता था। ये तुम कैसे कह सकते हो? सिग्नल मैन का बयान था कि जैसे ही वो नकाबपोश जमीन पर से सेफ की चाबी उठाने के लिए झुका तो वैसे ही मौका पाकर उस पर झपट पड़ा। अगर नकाबपोश का वास्तविक उद्देश्य सेफ लूटना नहीं था तो फिर क्या था? वो चाबी उठाने के लिए झुका क्यों? अगर उसने अन्य उद्देश्य से ये सब किया तो चाबी उठाने की क्या जरूरत थी? दोनों ही व्यक्ति निष्क्रिय हो चुके थे अभी तक। वो उन दोनों पर नजर रखे रहता और गाड़ी गुजर जाने देता, मगर वो चाबी उठाने के लिए झुका तो इस बात का सबूत है कि वो सेफ लूटना ही चाहता था। तो फिर? शिवेन वैद्य ने उसकी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा, जिसका मतलब ये है कि नकाबपोश कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक मामूली सा लुटेरा ही था जिसने अपनी अपराधपूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए क्रांतिकारिता का लबादा ओढ़ रखा था। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही, कहा शिवेन वैद्य ने। लेकिन अगर वो एक मामूली लुटेरा ही था तो उसने उन्हें जान से क्यों नहीं मार दिया? राजपाल अपने आप से बड़बड़ाया। अपनी तो खोपड़ी काम नहीं कर रही भाई। शिवेन वैद्य ने लापरवाही से अपने कंधों को झटका दिया और बाहर निकल गया। राजपाल वहां ये खड़ा सोचता रहा।
लेकिन साथ ही यह भी महसूस कर रहा था कि वो कोई भी सही बात सोच पाने में असमर्थ है। उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कंधे पर किसी के हाथ का दबाव पाकर वो चौंका। उर्मिला थी। सिर तिरछा करके गाल से उसके हाथ को दबा दिया राजपाल ने। बड़ी राहत मिली। आंखें बंद करके बोला, उर्मिला, तुम्हें नजर आता है इस गुत्थी का कोई हल? नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि एक ना एक दिन तुम इसे सुलझाकर ही रहोगे। उर्मिला के इन शब्दों ने उसके बेचैन मन को कैसी राहत पहुंचाई थी, इसका बयान नहीं कर सकता था वह। चलो, अब बहुत रात हो गई है, उर्मिला बोली। क्या हुआ इसके बाद? क्या वास्तव में रेलगाड़ी के भूत की गुत्थी सुलझी या फिर और ज्यादा पेचीदा हो गई? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा इजाजत लेती हूँ आप सबसे। आप अपना ख्याल रखिए और आपके अपने YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।